हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सिविल जज का फुल लेंथ टेस्ट 4 करेंगे। 3 टेस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और हम यहाँ पर 1 घंटे में नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे आपको 4 कोट्स का यूज करके अपना आंसर सिलेक्ट करना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए। भारतीय संविधान अनलिखित संविधान है, लिखित संविधान है, बड़े पैमाने पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये कोट्स हैं आपके। वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से आंसर इसका सिलेक्ट करेंगे। यस, भारतीय संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लार्जली किस पे बेस्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 और 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा से उधार लिया गया है। कौन सी कंट्री से ये वाला जो प्रिंसिपल है डीपीएसपी का वो बोरो किया है? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड और ऑप्शन नंबर डी है यूएसए। इसका आंसर करेंगे। कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी का सिद्धांत? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आयरलैंड से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर इसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड इन एस.आर. बोम्मई केस बाय। लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की आवश्यक विशेषताएं और इसकी संरचना की मूल विशेषता है। यह अवलोकन एस.आर. बोम्मई के केस में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हम, जस्टिस A.M. अहमदी, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस J.S. वर्मा, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस P.B. सावंत और ऑप्शन नंबर डी जस्टिस S.R. पांडियन। जल्दी से इसका आंसर करिए वीडियो पॉज करके, और नहीं पता है तो वेट कीजिए। किसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जस्टिस P.B. सावंत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इंडिया हैज बोरोड द स्कीम ऑफ फेडरेशन यूनियन ऑफ स्टेट फ्रॉम विच कंट्री। भारत ने संघ की योजना अर्थात राज्यों का संघ किस देश से उधार लिया है? ये तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है और अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें उसमें बोरो की गई हैं। तो अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो फेडरेशन स्कीम है यूनियन ऑफ स्टेट्स की, वो किस कंट्री से बोरो की गई है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी रशिया, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड और ऑप्शन नंबर डी कनाडा। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज कनाडा। चलिए चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी टू। भारत के संविधान की प्रस्तावना सुरक्षित करती है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को। ठीक है, किसके लिए करती है सुरक्षित? ऑप्शन नंबर ए ऑल पर्सन्स, ऑप्शन नंबर बी दोज हु रिसाइड्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी ऑल सिटीजन्स एंड ऑप्शन नंबर डी दोज सिटीजन्स हु रिसाइड्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर ऑल सिटीजन, ठीक है, सभी नागरिकों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी सिक्योर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following said that in any event, whatever system of government we may establish here must fit in with the temper of the people and be acceptable to them? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि किसी भी स्थिति में हम यहाँ जो भी सरकार की व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं वह लोगों के स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए और उन्हें स्वीकार्य होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इज डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी DD बसु एंड ऑप्शन नंबर डी MV पायली। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। किसने कहा है? यस, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। ऑप्शन नंबर ए गारंटीड बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी guaranteed to the people by the writs issued by the Supreme Court of India, option number C an idea enshrined in the preamble to the Constitution of India, and option number D a directive principle of state policy taken into account making enactments। वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से इसका आंसर सेलेक्ट करेंगे। Yes, option number C is the correct answer, an idea enshrined in the preamble to the Constitution of India। Next question पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। The text of the preamble of the Constitution of India aims to secure। भारत के संविधान की प्रस्तावना के पाठ का उद्देश्य किसे सुरक्षित करना है? ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, option number C dignity of the individual and unity and integrity of the nation, and option number D security of service to government servant। ये ऑप्शंस देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल दी है उसका उद्देश्य किसको सुरक्षित करना है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस संशोधन के द्वारा राष्ट्र की एकता को प्रतिस्थापित किया गया राष्ट्र की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता से? ऑप्शंस देखेंगे। 42nd अमेंडमेंट, 45 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट और नन ऑफ द अबव। बताइए कौन से अमेंडमेंट में सब्स्टिट्यूट किया गया है यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से? Yes, option number A is the correct answer, 42nd Amendment Act 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द टर्म सेक्युलरिज्म। शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, बताइए अब इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ स्टेट। सेकंड स्टेटमेंट है सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियंस इक्वली। थर्ड स्टेटमेंट है सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड। ये कोड्स आपको दिए हैं, इनका यूज कीजिए और आंसर कीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर करेंगे। ये क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है काफी। यस, देखिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कोड के हिसाब से? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आईपीसी के क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अंडर सेक्शन 60 ऑफ आईपीसी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। आईपीसी की धारा 60 के तहत कारावास के कुछ मामलों में कारावास की सजा ऑप्शन नंबर ए हैज़ टू बी होली रिग्रेस, हैज़ टू बी होली सिंपल, ऑप्शन नंबर सी कैन बी पार्टली रिग्रेस एंड पार्टली सिंपल, एंड ऑप्शन नंबर डी आइदर ए और बी। पूरी तरीके से कठोर होना है, पूरी तरह से सरल होना है, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से सरल हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी है या तो ए या तो बी। जल्दी से इसका आंसर करिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कैन बी पार्टली रिग्रेस एंड पार्टली सिंपल। आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से सरल हो सकती है। Question number 12. Who among the following define crime as an act committed or omitted in violation of public law, either forbidding or commanding it? Options देख लेंगे, रसल, कैनी, ब्लैकस्टोन और JF स्टीफन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर कीजिए। देख लीजिएगा, अगर ट्रांसलेशन सही नहीं हो तो गूगल ट्रांसलेशन की हेल्प से ट्रांसलेट किए गए हैं क्वेश्चंस। जल्दी से बताइए किसने कहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक स्टोन। क्वेश्चन नंबर 13. अंडर सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड टू। इस क्वेश्चन का आंसर सबको आना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आईपीसी की धारा 65 के तहत जुर्माना ना देने पर कारावास की सजा सीमित होगी। ये देख लीजिए ऑप्शंस, कितनी सजा होगी। वीडियो पॉज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, ऑप्शन नंबर बी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, ऑप्शन नंबर सी 1/2 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, और ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर फाइन इम्पोज किया गया है और वो फाइन को पे नहीं करता है तो उसको उस फाइन के बदले में कितनी सजा मिलेगी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। ठीक है, जो उस ऑफेंस के लिए, जिस ऑफेंस के लिए उसे पनिशमेंट दी गई थी, उस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट फिक्स की गई है उसका 1/4 मैक्सिमम टर्म उसको मिलेगा नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14. इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के मामले में जुर्माना न देने पर कारावास। देखिए, जब किसी के ऊपर फाइन इम्पोज किया जाता है ऐसा ऑफेंस के लिए जो सिर्फ और सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, तो अगर उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है फाइन के बदले में, तो वो इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा। हैज़ टू बी रिग्रेस, हैज़ टू बी सिंपल, कैन बी रिग्रेस और सिंपल, और ऑप्शन नंबर डी कैन बी पार्टली रिग्रेस एंड पार्टली सिंपल। जल्दी से इसके ऑप्शंस देखिए, वीडियो पॉज करके और आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हैज़ टू बी सिंपल। ठीक है, सिंपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15. अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी क्रूएलिटी इंक्लूड्स। आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता में शामिल है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सबको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हरासमेंट ऑफ द वुमन, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल क्रूएलिटी ओनली, ऑप्शन नंबर सी मेंटल क्रूएलिटी ओनली, एंड ऑप्शन नंबर डी क्रूएलिटी बाय वाइफ। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हरासमेंट ऑफ द वुमन। ठीक है, महिला का उत्पीड़न आ जाएगा हमारा 498A में। क्वेश्चन नंबर 16. सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टू बी। आईपीसी की धारा 73 में एकांतवास में बंदी होना
की अधिकतम सीमा का प्रावधान है। सेक्शन 73 डील करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 3 मंथ्स एंड ऑप्शन नंबर डी 6 मंथ्स। जल्दी से इसका आंसर देंगे, वीडियो पॉज कर लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3 मंथ्स। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। In case of an offence punishable with fine only, an offender who is sentenced to pay a fine exceeding ₹100, the imprisonment in default of payment of fine shall not exceed। ये भी इजी क्वेश्चन है। केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के मामले में एक अपराधी जिसे ₹100 से अधिक का जुर्माना देने की सजा सुनाई दी गई है, ठीक है, जुर्माना अदा ना करने पर कारावास कितने वर्ष से अधिक नहीं होगा, कितने समय से अधिक नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 4 मंथ्स और ऑप्शन नंबर डी 2 मंथ्स। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ्स, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा उस व्यक्ति को नहीं होगी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। Imprisonment for non-payment of fine shall terminate। जुर्माना ना देने पर कारावास समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जुर्माना ना देने पर कारावास कब समाप्त होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, ऑप्शन नंबर बी ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नाइदर ए नॉर बी। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो कब उसका टर्मिनेट होगा इम्प्रिजनमेंट? या तो वो जुर्माना पूरा दे दे, ठीक है, और दूसरी बात कब? जब उसने नॉन पेमेंट के बदले में जो उसे इम्प्रिजनमेंट दिया है उस इम्प्रिजनमेंट के ख़त्म होने के बाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, इफ अ पार्ट ऑफ द फाइन इज पेड, सच सेंटेंस। जुर्माना अदा ना करने पर कारावास की दशा में यदि जुर्माने का एक भाग अदा कर दिया जाता है तो ऐसी सज़ा, देखिए, जब किसी को नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के बदले में इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, अगर उसने उस इम्प्रिजनमेंट का, मान लीजिए 4 महीने की सज़ा दे दी गई, अगर उसने 2 महीने की सज़ा काट ली, उसके बाद पेमेंट कर दिया फाइन का, तो वो सेंटेंस का क्या होगा? वो उतना ही रहेगा या उसे पूरा करना पड़ेगा? वो आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए shall be reduced proportionately, option number B shall not be reduced in direct proportion to the fine paid, option number C है shall be reduced but subject to the discretion of the court as to the quantum of reduction, and option number D all of the above। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, वीडियो पॉज कर लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, शैल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, उसी अनुपात में कम कर दी जाएगी। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। इफ एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट नॉन एक्सीडिंग 6 months, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यदि किसी अपराधी को 6 महीने से अधिक के कारावास की सज़ा नहीं दी गई है तो एकांत कारावास, ऑप्शन नंबर ए शैल नॉट एक्सीड 15 days, ऑप्शन नंबर बी शैल नॉट एक्सीड 1 month, ऑप्शन नंबर सी शैल नॉट एक्सीड 2 months और ऑप्शन नंबर डी शैल नॉट एक्सीड 45 days। जल्दी से इसका आंसर करना है, क्या होगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, शैल नॉट एक्सीड 1 month। अब हम आ जाएंगे एविडेंस एक्ट पे। एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत निम्नलिखित में से कौन विशेष अधिकार
प्राप्त संचार की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग मैरिज। ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन मेड बाय अ विटनेस। ऑप्शन नंबर सी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। और ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत इनमें से कौन विशेष अधिकार प्राप्त संचार श्रेणी में नहीं आता है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में कौन सी कैटेगरी नहीं आती है? Yes, option number B is the correct answer. It is communication made by a witness who is unable to communicate verbally. Question number 22. Under Indian Evidence Act 1872, what is not a primary evidence? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य क्या नहीं है? इनमें से बताइए कि कौन सा प्राइमरी एविडेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज डॉक्यूमेंट मेड बाय प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट मेड बाय लिथोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्यूमेंट मेड बाय फोटोग्राफी। एंड ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल। जल्दी से हम इसका आंसर करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए, ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज डॉक्यूमेंट कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल। ठीक है, सामान्य मूल की दस्तावेज की प्रतियां प्राइमरी एविडेंस यानी कि प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24. अंडर एविडेंस एक्ट कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज्ड इज एडमिसिबल इन एविडेंस अगेंस्ट को एक्यूज्ड। साक्ष्य अधिनियम के अधीन सह आरोपी के विरुद्ध एक अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य होती है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई को एक्यूज्ड कन्फेशन कर रहा है तो वो कब एडमिसिबल होगा? ऑप्शन नंबर ए, इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस। ऑप्शन नंबर बी, इफ दे आर जॉइंटली फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस। ऑप्शन नंबर सी, इफ दे आर ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस बट नॉट जॉइंटली। ऑप्शन नंबर डी, इफ दे आर ट्राइड फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस एंड ऑल्सो नॉट जॉइंटली। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए। आई थिंक आज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, आप सभी को आ रहे होंगे। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, अगर कोई को एक्यूज्ड कन्फेशन करता है तो उसका कन्फेशन तभी एडमिसिबल होगा जब उन दोनों को किसी सेम ऑफेंस के लिए जॉइंटली ट्राई किया जा रहा होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25. द रिपोर्ट ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर स्टेटिंग द इंजरीज ऑफ द विक्टिम इज। एक चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट में पीड़ित की चोट के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूसिव इन नेचर। ऑप्शन नंबर बी, रिलेवेंट एंड एडमिसिबल इन एविडेंस। ऑप्शन नंबर सी, इररिलेवेंट। एंड ऑप्शन नंबर डी, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। हिंदी में भी देख लीजिए क्या ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और हम आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रिलेवेंट एंड एडमिसिबल इन एविडेंस। ठीक है, रिलेवेंट होगी मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट और एविडेंस में एडमिसिबल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे हम। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ केस अंडर सेक्शन 325 ऑफ IPC, द विक्टिम डिनाइज द प्रोसिक्यूशन केस। अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द विक्टिम मे बी आस्क्ड लीडिंग क्वेश्चन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत एक मामले की मुख्य परीक्षा के दौरान पीड़िता अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत लोक अभियोजक पीड़ित से प्रमुख प्रश्न पूछा जा सकता है? ये हैं आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 139 सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 144, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 154 एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 165। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है? IPC का सेक्शन 325 किससे डील करता है? पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन से सेक्शन में पूछा जा सकता है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 154। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27. द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कमिटेड इफ। बिजली चोरी का अपराध किया जाता है यदि
Option number A, the meter is dishonestly tampered with. Option number B, the meter is dishonestly moved from. Option number Option number B, the meter is dishonestly moved from one place to another without consent of owner. Option number C, the meter is dishonestly stored without consent of the owner. And option number D, all of the above. जल्दी से इसका आंसर करना है. वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शंस अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए. यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. द मीटर इज डिसऑनेस्टली टैम्पर्ड विथ. ठीक है, मीटर के साथ बेईमानी से छेड़छाड़ की गई है. क्वेश्चन नंबर 28. Presumption as to abatement of suicide by a married woman is given under which section? इजी क्वेश्चन है काफ़ी. एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने की अवधारणा किस धारा के अंतर्गत दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 85A, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 85B, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 113A एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 113B. जल्दी से इसका आंसर करेंगे. यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 113A. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब देखिए यहाँ पर आपके CRPC के क्वेश्चंस आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, अंडर सेक्शन 60A CRPC अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड. सेक्शन 60A CRPC के अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है. देयर आर 4 ऑप्शंस, जिनमें से आपको एक सही आंसर सिलेक्ट करना है. वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ेंगे. इन केस ऑफ अ कमीशन ऑफ ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. ऑप्शन नंबर बी, on credible information about commission of an offence punishable with imprisonment for more than 7 years. Option number C, on a complaint by a victim when a police officer has reason to believe that the concerned person has committed the offence. And option number D, under all the circumstances. वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए. कौन सा आंसर सही होगा इसका? Yes, option number D is the correct answer, under all these circumstances. Question number 30. A police officer may arrest somebody accused of an offence. एक पुलिस अधिकारी किसी अपराध के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है. 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर. ऑप्शन नंबर A is to prevent such person from committing any further offence. Option number B, for proper investigation of the case. Option number C, to prevent tampering of evidence. And option number D, for all these. जल्दी से इसका आंसर करेंगे. क्या आंसर होगा इसका? Yes, option number D is the correct answer, for all these. Question number 31. For recording a confession, the magistrate should. संस्वीकृति दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट को चाहिए. यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए इज गेट दैट पर्सन अरेस्टेड. ऑप्शन नंबर बी, समन द कंप्लेनेंट. ऑप्शन नंबर सी, इन्फॉर्म सच पर्सन अबाउट द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम. एंड ऑप्शन नंबर डी, इन्फॉर्म सच पर्सन दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन. बताइए इसका आंसर. Yes, option number D is the correct answer. Inform such person that he is not bound to make a confession. अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 32. सेक्शन 85 ऑफ CRPC डज नॉट कवर विद रिस्पेक्ट टू अटैच्ड प्रॉपर्टी. CRPC की धारा 85 संलग्न संपत्ति के संबंध में शामिल नहीं है. बताइए इनमें से क्या शामिल नहीं है. ऑप्शन नंबर ए रिलीज, ऑप्शन नंबर बी सेल, ऑप्शन नंबर सी रिस्टोरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी रीसेल. जल्दी से इसका आंसर करेंगे. क्या आंसर होगा इसका सही? अटैच्ड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्या कवर नहीं किया जाता है इसमें से? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज रीसेल. अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 33. अंडर सेक्शन 142 ऑफ CRPC अ मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू. CRPC की धारा 142 के तहत एक मजिस्ट्रेट को जारी करने का अधिकार है. क्या जारी करने का अधिकार है? ऑप्शंस देखेंगे. ऑप्शन नंबर ए, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी. ऑप्शन नंबर बी, शो कॉज नोटिस. ऑप्शन नंबर सी,
नोटिस ऑफ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑर्डर फॉर लोकल इंस्पेक्शन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद अब हम आंसर सिलेक्ट करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। जजेस इन कोर्ट ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाय। सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट जज, ऑप्शन नंबर बी लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी हाई कोर्ट। जल्दी से हम इसका आंसर करेंगे, सबको आना चाहिए। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? यस, हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। मजिस्ट्रेट अपने विवेक से अभियुक्त को कब मुक्त कर सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब हम इसके ऑप्शंस रीड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड एंड द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस। ऑप्शन नंबर बी, ऑफेंस इज लॉफुली कंपाउंडेड और इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। Option number C, both at any time before the charge has been framed and the complainant is absent on any day fixed for the hearing of the case and offence is lawfully compounded or is not a cognizable offence. And option number D, at any time after the charge has been framed with respect to cognizable and compoundable offence. इसका आंसर करेंगे, कब मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है? कौन सा आंसर सही होगा इसका? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड एंड द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस एंड ऑफेंस इज लॉफुली कंपाउंडेड और इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। A court, when it has signed its judgment or final order disposing a case में, एक न्यायालय जब उसने अपने निर्णय या किसी मामले के निपटान के अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है, हो सकता है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट अ क्लरिकल और arithmetical error. Option number B, alter findings of law. Option number C, review findings of fact. And option number D, alter or review ratio. जल्दी से आंसर करेंगे इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट अ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर। ठीक है, क्लैरिकल या फिर अर्थमेटिक एरर को करेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्विक्शन इज अपीलेबल। ठीक है, इनमें से कौन सी सजा अपील योग्य है? ऑप्शंस देखेंगे इसके। ऑप्शन नंबर ए इज कन्विक्शन बाय अ हाई कोर्ट इन अ केस वेयर इन अक्यूज्ड pleaded guilty. Option number B, conviction in a petty cases by high court with a sentence of 4 months imprisonment. Option number C, conviction in petty cases by court of session with a sentence of 4 months imprisonment. And option number D is conviction in petty cases passed by a magistrate of the first class only with a fine of 100 rupees. जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी अपने एग्जाम में। वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से ऑप्शंस पढ़िए। यस, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कन्विक्शन इन पेटी केसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन विद अ सेंटेंस ऑफ 4 months इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 38 इज प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रीसेप्ट इज प्रोवाइडेड इन सीपीसी अंडर विच सेक्शन। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता में नियम के संबंध में प्रावधान किया गया है,
कौन से सेक्शन में? सेक्शन 40, सेक्शन 44A, सेक्शन 45 और सेक्शन 46। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा सेक्शन है? यस, अंडर सेक्शन 46। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। अंडर विच प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड अ हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर एनी केस? दीवानी प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के तहत एक उच्च न्यायालय किसी भी मामले को स्थानांतरित कर सकता है? कौन से सेक्शन में ये चीज़ दी गई है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 12, सेक्शन 20, सेक्शन 15 और सेक्शन 24। जल्दी से बताइए कौन से सेक्शन में है? यस, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 24। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रोहिबिट्स अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ विमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी? दीवानी प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा धन के लिए डिक्री के निष्पादन में महिलाओं की गिरफ्तारी और हिरासत पर रोक लगाती है? सबको पता होना चाहिए ये आंसर। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 56, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 55, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 60 और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सेक्शन 59। जल्दी से करेंगे इसका आंसर। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है ये? यस, तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 56। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड व्हाट मे बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर समन where the defendant is, in the opinion of the court, of a rank entitling him to such mark of consideration? सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समन के लिए क्या प्रतिस्थापित किया जा सकता है जहां प्रतिवादी अदालत की राय में उसे इस तरह के विचार के लिए हकदार रैंक का है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए नोटिस, ऑप्शन नंबर बी लेटर, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी रिक्वेस्ट। वीडियो पॉज कर लीजिए, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। कौन सा आंसर सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज लेटर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मिसमैच्ड अंडर CPC? ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, प्रोविजंस दिए हैं और साथ में आपको सेक्शन या ऑर्डर दिया है। आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन या फिर कौन सा ऑप्शन जो है वो मिसमैच है। देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत बेमेल है? ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39, ऑप्शन नंबर बी राइट टू लॉज अ कैविएट सेक्शन 148A, ऑप्शन नंबर सी सूट बाय पॉपर ऑर्डर 33 और ऑप्शन नंबर डी है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट और दिया है साथ में सेक्शन 102। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो मिसमैच है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो ऑर्डर 39 में दिया है, ये करेक्ट है। राइट टू लॉज अ कैविएट सेक्शन 148A में दिया है, सूट बाय पॉपर ऑर्डर 33 में दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, ये मिसमैच है क्योंकि पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट सेक्शन 102 में नहीं बल्कि दिया है हमें 107 में। ठीक है, और जो सेक्शन 102 है वो डील करता है नो सेकेंड अपील इन सर्टेन केसेस। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। अंडर CPC अ कोर्ट में अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय किसी का भी रिसीवर नियुक्त कर सकता है, किसी भी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई बात नहीं। ओनली आफ्टर द डिक्री, ओनली बिफोर द डिक्री, बिफोर और आफ्टर द डिक्री और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, देख लीजिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिफोर और आफ्टर द डिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 44। ऑर्डर 29 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड इज रिलेट टू। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 29 किससे संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सूट बाय गवर्नमेंट,
सूट बाय पॉपर, सूट बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशन, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। बताएंगे कौन सा आंसर सही है। ऑडिट 29 में क्या दिया है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी रिवीजन में लाइट टू, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए किसके समक्ष हो सकता है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रिवीजन में लाई टू द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। जिनको आंसर्स आ रहे हैं अच्छी बात है, और जिनको आंसर्स नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके उसी समय याद कर लीजिए, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 46। ऑल ऑर्डर्स एंड नोटिसेस सर्व्ड ऑन और गिवन टू एनी पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शेल बी इन राइटिंग इज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड अंडर। इस कोड के प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति को दिए गए या दिए गए सभी आदेश और नोटिस लिखित रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रदान किए गए हैं। बताइए कौन से सेक्शन में दिया है। सेक्शन 142, सेक्शन 144, सेक्शन 141 और सेक्शन 143। यस, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 142, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स दैट नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान करता है कि पार्टियों की सहमति से अदालत द्वारा पारित डिक्री से कोई अपील नहीं होगी। सेक्शन 96 क्लॉज 1, सेक्शन 96 क्लॉज 2, सेक्शन 96 क्लॉज 3 और सेक्शन 96 क्लॉज 4। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से क्वेश्चंस। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 96 क्लॉज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। The death of a plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate if वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के कारण मुकदमा समाप्त नहीं होगा यदि ऑप्शन नंबर ए इज द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स, ऑप्शन नंबर बी द रिलीफ सर्वाइव्स, ऑप्शन नंबर सी द राइट टू सू सर्वाइव्स, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, द राइट टू सू सर्वाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। आई थिंक सीपीसी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं आज। देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ऑप्शन नंबर बी डिस्चार्ज ऑफ डिक्री, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बताएंगे क्या आंसर सही है इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, अब टीपीए के क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे सीपीसी का। प्रॉफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग रॉन्गफुल पोजेशन ओवर अ प्रॉपर्टी इज, संपत्ति पर गलत कब्जे के दौरान प्राप्त लाभ है। ऑप्शन नंबर ए कैजुअल प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी एक्चुअल प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी कंडीशनल प्रॉफिट, और ऑप्शन नंबर डी मैसने प्रॉफिट। ये आंसर तो सबको आता होगा है ना, बिना पढ़े दे देंगे। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज मैसने प्रॉफिट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं टीपीए के क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ कमीशंस मेड द ड्राफ्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। निम्नलिखित में से किस विधि आयोग ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम का मसौदा तैयार किया। ठीक है, किसने ड्राफ्ट तैयार किया था टीपीए एक्ट का,
ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट लॉ कमीशन, ऑप्शन नंबर बी सेकंड लॉ कमीशन, ऑप्शन नंबर सी थर्ड लॉ कमीशन एंड ऑप्शन नंबर डी फोर्थ लॉ कमीशन। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट लॉ कमीशन ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 52। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी? इनमें से क्या ए मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? ये आंसर सबको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द सरफेस ऑफ लैंड, ऑप्शन नंबर बी रिवर्स ऑन सरफेस ऑफ लैंड, ऑप्शन नंबर सी स्टैंडिंग टिम्बर्स एंड ऑप्शन नंबर डी थिंग्स अटैच टू अर्थ। बताएंगे जल्दी से इसका आंसर। इनमें से क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? एलिमिनेट कीजिए आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज स्टैंडिंग टिम्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। सेक्शन 19 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चंस भी सबको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 19 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इज वेस्टेड इंटरेस्ट, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, निहित स्वार्थ। आई डोंट नो कि इसका सही है ट्रांसलेशन या नहीं है। अगर यहाँ पर ट्रांसलेशन सही नहीं है तो आप अपनी बुक में सेक्शन 19 किससे डील करता है चेक कर लीजिए, बिकॉज ये गूगल ट्रांसलेशन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्शनेबल क्लेम्स? निम्नलिखित में से किसे कार्रवाई योग्य दावों के रूप में मान्यता प्राप्त है? अगेन आई एम सेइंग ये गूगल ट्रांसलेशन है, आप अपनी बुक को भी चेक कर सकते हैं प्रॉपर टर्म के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज फ्यूचर डिक्री, ऑप्शन नंबर बी कॉपीराइट ऑफ अ बुक, ऑप्शन नंबर सी क्लेम फॉर मैसने प्रॉफिट एंड ऑप्शन नंबर डी एरियस ऑफ रेंट। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज एरियस ऑफ रेंट। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सेक्शन 10 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 10 प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए इज ओरल ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड एंड ऑप्शन नंबर सी है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी सबको आना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान करता है कि साधन का लाभ लेने वाले व्यक्ति को भी बोझ उठाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज सेक्शन 35, सेक्शन 34, सेक्शन 33 और सेक्शन 32। देख लीजिए, अगर ट्रांसलेशन सही नहीं होगा तो फिर जब आंसर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप देख लीजिए बुक में जाके अपनी। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 35। क्वेश्चन नंबर 57। A lets the farm to B on condition that he shall walk 100 miles in an hour. The lease is void under. A एक खेत को B को इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील चलेगा। ठीक है, तो इसके तहत पट्टा शून्य है। ये कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 23 ऑफ TPA, सेक्शन 25 ऑफ TPA, सेक्शन 24 ऑफ TPA एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। कौन से सेक्शन में दिया है? कौन से सेक्शन में दिया है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 25 ऑफ TPA। ठीक है, सेक्शन 25 किससे डील करता है? कंडीशनल ट्रांसफर से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आ गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, TPA के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, अ प्रोमिसर कैन परफॉर्म। एक वचनदाता प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द प्रॉमिस हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी द प्रॉमिस थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी the promise through his representative irrespective of the competency of that representative and option number D both A and B।
जल्दी से इसका आंसर करेंगे, देख लीजिए वीडियो पॉज करके। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अ प्रोमिसर कैन परफॉर्म द प्रोमिस हिमसेल्फ एंड द प्रोमिस थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज ट्रू ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या सच है। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, इट इज द सेम थिंग एज फ्रॉड। ऑप्शन नंबर बी, इट रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट voidable. Option number C, it may be due to innocence. And option number D, both B and C. जल्दी से इसका आंसर करेंगे। Yes, option number D is the correct answer, both B and C. ठीक है, misrepresentation is renders the contract voidable and it may be due to innocence. Next question देखेंगे, question number 60. A contract with minor is अवयस्क के साथ अनुबंध होता है। ठीक है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, ऑप्शंस देख लेंगे। वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर, वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ अदर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी वॉइड एंड ऑप्शन नंबर डी वैलिड। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। An agreement to do an act impossible in itself under section 56 is, धारा 56 के अधीन अपने आप में असंभव कार्य करने का करार है। यहाँ पर हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए वॉइड, ऑप्शन नंबर बी वैलिड, ऑप्शन नंबर सी वॉइडेबल एंड ऑप्शन नंबर डी अनइन्फोर्सिएबल। इसका आंसर बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज वॉइड, यानी कि शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। केस लॉ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वॉज लेड डाउन। कौन से केस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लेड डाउन किया गया था। ऑप्शंस देख लीजिए। BOI Finance Limited versus Custodian. Option number B, Odisha Textile Mills Limited versus Ganesh Das. Option number C, Sachidanand Patnaik versus GP and Corporation. Option number D, Whaler versus Cardwell. कौन से केस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत जो है वो निर्धारित किया गया था। यस, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रेलर वर्सेस कार्डवेल। ठीक है, केसेस आप कहीं लिखते जाइएगा जिससे कि आप जब बाद में रिवीजन करें तो आपको याद आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिपेंड कर रहा है केस लॉ पे। ठीक है, केस लॉ है यहाँ पे भी। हार्डली वर्सेस बैक्सेंडेल इज अ लीडिंग केस ऑन। ठीक है, किस पर लीडिंग केस है। ऑप्शन नंबर ए माइनस अग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी एंटीसिपेटरी ब्रीच, ऑप्शन नंबर सी ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड टर्म एंड ऑप्शन नंबर डी रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए, किसका लीडिंग केस है। यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट based on the specified uncertain event happening within a fixed time under section 35। धारा 35 के तहत एक निश्चित समय के भीतर होने वाली निर्दिष्ट अनिश्चित घटना के आधार पर एक आकस्मिक अनुबंध। ऑप्शंस देख लीजिए, फिर आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज रिमेन्स वैलिड इवन इफ द इवेंट डज नॉट हैपन विद इन दैट फिक्स्ड टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिकम्स वॉइड एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड। Option number C becomes void if the happening of that event becomes impossible before the expiry of the time fixed. And option number D, both B and C. बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। Yes, option number C is the correct answer, becomes void if the happening of that event becomes impossible before the expiry of time fixed। ठीक है, सेक्शन 35 जाके रीड कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 65। According to section 11 of the Contract Act, a person is incompetent to contract who is a। संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार संविदा करने में अक्षम व्यक्ति है जो।
देख लीजिएगा, ट्रांसलेशन मैं फिर से बोल रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज माइनर, ऑप्शन नंबर बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑप्शन नंबर सी पर्सन डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन विल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। विचार की अपर्याप्तता को न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना टाइम लीजिए और फिर आंसर करिए। ऑप्शंस देख लेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द प्रोमिसर एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू गेट maximum return for his promise. Option number B, when the promiser performs his promise. Option number C, when fraud, coercion or undue influence in the information of contract is pleaded. And option number D, always at the discretion of the court. जल्दी से इसका आंसर करेंगे। Yes, option number C is the correct answer. When fraud, coercion or undue influence in the information in the formation ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज प्लीडेड। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस यहाँ पे आपको दी हुई है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फ्रॉड की, कर्शियन की, अनड्यू इन्फ्लुएंस की, मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो आप जाके चेक करिए कि कौन से सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी मैचिंग भी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, द प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स where repayment begins can be applied against। सिद्धांत पुनर्भुगतान बंद हो जाता है जहां पुनर्भुगतान शुरू होता है, हो सकता है खिलाफ आवेदन किया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ट्रांसलेशन, क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछ रहा है रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल स्टॉप हो जाता है जहां रीपेमेंट बिगिन हो जाता है। ठीक है, पुनर्भुगतान की शुरुआत हो जाती है और वो किसके अगेंस्ट अप्लाई किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, माइनस ओनली, ऑप्शन नंबर बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑप्शन नंबर सी एन एलियन एनिमी ओनली, एंड ऑप्शन नंबर डी इडियट्स ओनली। इसका आंसर करेंगे जल्दी से। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, माइनस ओनली। क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इन सारे ये जो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे 4, इन पर विचार करना है और बताना है कंसीडरेशन क्या है। ठीक है, कंसीडरेशन इज, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है मोटिव फॉर एनी प्रॉमिस, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है अ प्राइस फॉर एनी प्रॉमिस, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन, एंड फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्स दिए हैं, इन कोर्स को यूज़ करके आंसर करना है। विचारणीय है किसी वादे का मकसद, किसी वादे की कीमत, केवल एक नैतिक दायित्व और कानून की नज़र में कुछ मूल्यवान। तो अब हम इसका आंसर सेलेक्ट करेंगे। बताइए कौन से स्टेटमेंट सही हैं कंसीडरेशन को लेके। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। कंसीडरेशन इज अ प्राइस फॉर एनी प्रॉमिस एंड समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गए हैं आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देख लेते हैं हिंदी में, ट्रांसलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे है। विशिष्ट राहत अधिनियम धारा 21 के तहत दिए गए किसी भी मुआवजे की राशि का निर्धारण करने में अदालत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन सी धारा में निर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी। ठीक है, बता दीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन के द्वारा गाइड की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 70, सेक्शन 73, सेक्शन 72 एंड सेक्शन 71। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विथ, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 12 से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल बार्स टू रिलीफ, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए।
सेक्शन 12 किससे डील करता है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेशन मे नॉट बी एडजस्ट बाय द कोर्ट वेयर, निरसन को न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित नहीं किया जा सकता है जहां चार ऑप्शंस हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। ऑप्शन नंबर बी, the contract is unlawful for cause not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff. Option number C, any person interested in a contract may sue to have it rescinded. And option number D, where the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract. देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। Yes, option number D is the correct answer, where the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract. Next question पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 72। स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड फॉर इन्फोर्सिंग, लागू करने के लिए विशिष्ट राहत प्रदान की जाती है। ऑप्शंस भी देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल सिविल राइट्स। ऑप्शन नंबर बी, पेनल लॉज। ऑप्शन नंबर सी, both individual civil right and penal laws, and option number D, personal criminal liability। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल सिविल राइट्स। आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं इनको भी काउंट करते जाइएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। Under Section 7 of Specific Relief Act, a person entitled to possession of a specific movable property may recover it in the manner provided by which legislation? विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 7 के तहत विशिष्ट चल संपत्ति के कब्जे के हकदार व्यक्ति इसे किस कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से पुनर्प्राप्त कर सकता है? ठीक है, बताइए कौन से कानून के द्वारा दिए गए तरीके से पुनर्प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी, एविडेंस एक्ट। ऑप्शन नंबर सी, सिविल प्रोसीजर कोड। एंड ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द सिविल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल? निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध है जो विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है? वीडियो को पॉज करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। ऑप्शन नंबर बी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी, बोथ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल एंड ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी, वेयर द सूट इज फॉर द परचेज ऑफ अ शेयर ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा अनुबंध, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन नेचर डिटर्मिनेबल एंड ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। अब देखिए यहाँ पर आ गया है आपका लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? एज पर सेक्शन 2C ऑफ लिमिटेशन एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। इसका आंसर सबको करना होगा सही। सीमा अधिनियम की धारा 2C के अनुसार विनिमय बिल में शामिल है। क्या शामिल है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, प्रोमिसरी नोट एंड बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी, प्रोमिसरी नोट। ऑप्शन नंबर सी, अ हुंडी एंड अ चेक। एंड ऑप्शन नंबर डी, बॉन्ड। क्या आंसर होगा इसका? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अ हुंडी एंड अ चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, अ माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड। परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के तहत एक नाबालिग में एक बच्चा शामिल है। बिलो द एज ऑफ 15, बिलो द एज ऑफ 18, बिलो द एज ऑफ 14 एंड इन द वॉर्म। बताइए लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग माइनर इंक्लूड करता है एक चाइल्ड को। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, इन द वॉर्म, गर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77।
by a landlord to recover possession from a tenant. The period of limitation is एक मकान मालिक द्वारा एक किराएदार से कब्जा वसूल करने के लिए परिसीमा की अवधि है। कितनी अवधि है? ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 12 ईयर्स। बताइए जल्दी से क्या है लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। For the price of work done by plaintiff for the defendant at his request, where no time has been fixed for payment, the period of limitation is। वादी द्वारा प्रतिवादी के अनुरोध पर किए गए कार्य की कीमत के लिए जहां भुगतान के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया है, सीमा की अवधि है। क्या टाइम पीरियड होगा? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 और 5 ईयर्स। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया है आपका कोर्ट फीस एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79। द कोर्ट फीस एक्ट 1870 वॉज इन्फोर्स्ड ऑन। न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल 1870, 11 मार्च 1870, 1 अप्रैल 1870 और 1 मार्च 1870। बताइए कब लागू किया गया था? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 अप्रैल 1870 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1870 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 द कोर्ट फीस एक्ट इन सूट्स फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युइटीज और अदर सम्स payable periodically according to the value of subject matter of the suit, such value shall be deemed to be the amount claimed to be payable for 1 year। न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार भरण पोषण के लिए वादों में और वाद की विषय वस्तु के मूल्य के अनुसार समय समय पर देय अन्य राशियां इस तरह के मूल्य को 1 वर्ष के लिए देय होने का दावा किया गया राशि माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी 5 टाइम्स और ऑप्शन नंबर डी 3 टाइम्स। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 10 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 81। सेक्शन 17 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट डील्स विथ। न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 17 किससे संबंधित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सूट फॉर ईजमेंट, ऑप्शन नंबर बी मल्टीफेरियस सूट, ऑप्शन नंबर सी डिक्लेरेटरी डिक्री सूट्स एंड ऑप्शन नंबर डी सूट फॉर एन्युइटीज। इसका आंसर करना है। कोर्ट फीस एक्ट का सेक्शन 17 किससे डील करता है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज मल्टीफेरियस सूट्स, विविध सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 82। विच इज नॉट एन एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट। कौन सा दस्तावेज न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 19 के तहत छूट प्राप्त दस्तावेज नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, अच्छे से इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके और आंसर को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन नंबर ए प्रोबेट ऑफ विल, ऑप्शन नंबर बी पावर ऑफ अटॉर्नी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड द सूट व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, ऑप्शन नंबर सी है रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड बाय द कोर्ट आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ अ सूट एंड ऑप्शन नंबर डी मेमोरेंडम ऑफ अपील। इसका आंसर करेंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्टेड नहीं है अंडर सेक्शन 19? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेमोरेंडम ऑफ अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 83। विच सेक्शन रिक्वायर्स शोइंग एक्सपोजिंग द प्रोसेस फी चार्जेबल फॉर सर्विस एंड एग्जीक्यूशन इन इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर लैंग्वेज इन अ कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ ईच कोर्ट? किस अनुभाग में प्रत्येक न्यायालय के एक विशिष्ट भाग में अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर भाषाओं में सेवा और निष्पादन के लिए प्रभावी प्रक्रिया शुल्क को उजागर करने की आवश्यकता है? कौन से सेक्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए
Section 20, option number B, Section 22, option number C, Section 21, and option number D, Section 21. सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 21A ऑफ कोर्ट फीस एक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 21 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 21 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Where an application for review of judgment is admitted and on the rehearing the court reverses its former decision on the ground of mistake in law, the applicant shall be entitled to get certificate from the court authorizing him to receive back from the so much of the fee paid on the application as exceeds the fee payable on any other application to such court under the second schedule to Court Fees Act number 1, clauses B और clause D, जहां फैसले की समीक्षा के लिए एक आवेदन स्वीकार किया जाता है और फिर से सुनवाई पर न्यायालय कानून में गलती के आधार पर अपने पूर्व निर्णय को उलट देता है, यानी कि जो प्रीवियस जजमेंट है उसको चेंज कर देता है। आवेदक अदालत से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा जो उसे वापस प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है। ब्लैंक किसके आवेदन पर भुगतान किए गए शुल्क का उतना हिस्सा जितना कि न्यायालय शुल्क अधिनियम संख्या 1 खंड बी या डी की दूसरी अनुसूची के तहत ऐसे न्यायालय को किसी अन्य आवेदन पर देय शुल्क से अधिक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी कोर्ट क्लर्क, ऑप्शन नंबर सी ट्रेजरी और ऑप्शन नंबर डी रजिस्ट्रार। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए। यस, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया है। कोर्ट फीस एक्ट के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। एज पर सेक्शन 23 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, wherever exemption is not applicable, documents must be presented for registration to proper officer within from the date of its execution। पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जहां भी छूट लागू नहीं है, उचित अधिकारी को पंजीकरण के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए उस दस्तावेज के निष्पादन की तारीख से कितने समय के अंदर। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी 45 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी 4 मंथ्स। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कितने समय के अंदर? यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, विद इन 4 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट? निम्नलिखित में से किसे पंजीकरण अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है? यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर यहाँ पे 4 कोड दिए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से किसे एग्जेम्प्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड यूज करके आंसर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। डॉक्यूमेंट इशूड बाय एनी ऑफिसर इंगेज्ड इन मेकिंग अ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड विच फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ सेटलमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट्स विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स आर फाइल्ड पेरियोडिकली इन एनी रेवेन्यू ऑफिस बाय पटवारीज। थर्ड है स्टेटमेंट लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर। हिंदी में भी देख लेते हैं। भू राजस्व का बंदोबस्त करने में लगे किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज और जो बंदोबस्त के रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। सेकंड स्टेटमेंट है दस्तावेज जो किसी भी कानून के तहत समय समय पर लागू होते हैं, पटवारियों द्वारा किसी भी राजस्व कार्यालय में समय समय पर दायर किए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है वर्ष दर वर्ष अचल संपत्ति के पट्टे। 4 कोड हैं, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो किसको एग्जेम्पशन दिया गया है?
ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी ऑफिसर के द्वारा इशू किए जा रहे हैं engaged in making a settlement of land revenue and which form part of the record of settlement. और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है. Documents which under any law for the time being in force are filed periodically in any revenue offices by पटवारीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अब देखिए यहाँ पर आ गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. क्वेश्चन नंबर 82. इन द केस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट विच इज़ नॉट निगोशिएबल, एक वचन पत्र के मामले में जो पराक्रम में नहीं है. 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज कंपल्सरी. ऑप्शन नंबर बी, नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी. ऑप्शन नंबर सी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज साइलेंट ऑन दिस एस्पेक्ट. एंड ऑप्शन नंबर डी, इंडोर्समेंट इज नेसेसरी. इनमें से कौन सा प्रॉमिसरी नोट निगोशिएबल नहीं है? इसका आंसर करेंगे. यस, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 83. एवरी प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल ऑन डिमांड at sight or on presentment is at maturity on the blank day after the day on which it is expressed to be payable. हिंदी में देखेंगे. प्रत्येक वचन पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज जो मांग पर, दृष्टि में या प्रस्तुति पर देय नहीं है, उस दिन के कितने दिन बाद परिपक्वता पर है जिस पर इसे देय होने के लिए व्यक्त किया गया है. ऑप्शन देखेंगे. ऑप्शन नंबर ए 5th, ऑप्शन नंबर बी 15th, ऑप्शन नंबर सी 30th एंड ऑप्शन नंबर डी 3rd. आंसर करेंगे इसका. यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. आफ्टर 3 डे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 84. एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार, वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ेंगे. ऑप्शन नंबर ए, अ माइनर मे ड्रॉ इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. ऑप्शन नंबर बी, अ माइनर शैल नॉट ड्रॉ इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड एनी पार्टी. ऑप्शन नंबर सी, अ माइनर मे ड्रॉ इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट himself means except minor. And option number D, a minor shall not endorse instrument. Easy question है. क्या आंसर होगा इसका? Yes, option number C will be the correct answer. A minor may draw instrument so as to bind all parties except himself. एक अवयस्क इंस्ट्रूमेंट बना सकता है ताकि स्वयं को छोड़कर सभी पक्षों को आबद्ध कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 85. सेक्शन 100 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विथ, पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 100 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटेस्ट, ऑप्शन नंबर बी नथिंग, ऑप्शन नंबर सी नोटिस एंड ऑप्शन नंबर डी चार्ज. किससे डील करता है सेक्शन 100? Yes, it deals with option number A protest. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अब यहाँ पर आ गए हैं छत्तीसगढ़ के लोकल लॉज. छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट के क्वेश्चंस हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 86. अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 ऑफ छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट, ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द रेंट कंट्रोलर शैल ऑर्डिनरली कंक्लूड विद इन blank from the date of first appearance of the respondent in response to the summon issued or his appearance in the case. छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 9 सब सेक्शन 2 के तहत किराया नियंत्रक के समक्ष सभी कार्यवाही आमतौर पर कितने समय के भीतर समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए विद इन 5 months, ऑप्शन नंबर बी 4 months, ऑप्शन नंबर सी 11 months और ऑप्शन नंबर डी 6 months. यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, विद इन 6 months. ठीक है, 6 महीने के भीतर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 87. शेड्यूल 4 ऑफ छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट 2011 प्रोवाइड्स फॉर, छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की अनुसूची 4 प्रदान करती है. ऑप्शन नंबर ए
tenant's right, option number B tenant's obligations, option number C landlord's obligation and option number D landlord's right. क्या आंसर होगा इसका? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टीनेट्स ऑब्लिगेशन किराएदार के दायित्वों को प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 88, अंडर सेक्शन 10 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल हैज नो पावर टू। छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2000 की धारा 10 के तहत किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के पास कोई शक्ति नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए ग्रांट एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी रिव्यू इट्स डिसीजन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड्स एंड ऑप्शन नंबर डी एग्जामिन एनी पर्सन ऑन ओथ। क्या आंसर होगा इसका? सेक्शन 10 के अंतर्गत रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल को कौन सी पावर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ग्रांट एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन। ठीक है, लिखित आवेदन के बिना स्थगन अनुदान। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोलर अंडर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 लाइज विथ। छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 के तहत किराया नियंत्रक के आदेश से अपील की जाती है। किसके समक्ष की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल एंड ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, अपील शैल लाइज विद रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन who is a tenant of accommodation let out for residential purpose, who among the following is not considered a tenant? आवासीय उद्देश्यों के लिए किराए पर दिए गए आवास के किराएदार व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे किराएदार नहीं माना जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सर्वाइविंग स्पाउस ordinarily residing with the deceased in such accommodation, option number B surviving daughter ordinarily residing with the deceased in such accommodation, option number C surviving father ordinarily residing with the deceased in such accommodation and option number D surviving son not living with the deceased in such accommodation। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस पढ़ के ही आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। Yes, option number D will be the correct answer, surviving son not living with the deceased in such accommodation। किसे टीनेंट नहीं माना जाता? ऐसे आवास में मृतक के साथ जीवित पुत्र नहीं रह रहा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को टीनेंट नहीं माना जाता। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड विद द अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 49 क्लॉज 3 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 49 क्लॉज 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अपीलीय प्राधिकारी में निहित नहीं है? अगेन नेगेटिव क्वेश्चन है, अच्छे से ऑप्शंस पढ़ेंगे फिर आंसर को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन नंबर ए पावर टू वेरी द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, ऑप्शन नंबर बी पावर टू रिमांड द केस फॉर डिस्पोजल बाय रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट, ऑप्शन नंबर सी पावर टू रिवर्स द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस। हिंदी मीडियम स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लीजिए और हिंदी में ऑप्शंस देख लीजिए। इनमें से कौन सी शक्ति अपीलेट अथॉरिटी में निहित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, पावर टू रिमांड द केस फॉर डिस्पोजल बाय रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट। क्वेश्चन नंबर 92, हु इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व अधिकारी कौन नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेटलमेंट ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी नायब तहसीलदार एंड ऑप्शन नंबर डी पंचायत सेक्रेटरी। बताइए कौन नहीं है रेवेन्यू ऑफिसर? यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, पंचायत सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, राजस्व अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93,
No appeal shall lie under the provision of Chhattisgarh Land Revenue Code to the board after the expiration of how many days from the date of the order to which objection is made. छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत जिस आदेश पर आपत्ति की जाती है उस दिनांक से कितने दिनों की समाप्ति के बाद बोर्ड को कोई अपील नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे अपील के लिए टाइम लिमिट दिया है। ऑप्शन नंबर ए 60 डेज, ऑप्शन नंबर बी 45 डेज, ऑप्शन नंबर सी 30 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी 90 डेज। कितने दिनों के बाद अपील नहीं की जा सकती है? तो यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 90 डेज के बाद, ठीक है, 90 दिनों के बाद अपील नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। होल्डिंग अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड मीन्स, ठीक है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत होल्डिंग का क्या अर्थ है? एक बार देख लीजिएगा BLED खोल के कि यहाँ पर प्रॉपर टर्म यूज़ हुआ है या नहीं, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट ऑप्शंस देखेंगे। अ पार्सल ऑफ लैंड सेपरेटली assessed to land revenue and held under one tenure. Option number B, a parcel of land held from a Bhumi Swami, one lease. Option number C, both A and B, and option number D, none of the above. होल्डिंग का क्या मतलब है? तो यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। मीन्स अ पार्सल ऑफ लैंड सेपरेटली assessed to land revenue and held under one tenure and a parcel of land held from a भूमि स्वामी under one lease, ठीक है, दोनों ही होल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। Where does an appeal lie under the provision of Chhattisgarh Land Revenue Code in case an order is passed by a collector? छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत एक कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किए जाने की स्थिति में अपील कहाँ होती है? तो ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सेटलमेंट ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी सेटलमेंट कमिश्नर, ऑप्शन नंबर सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड ऑप्शन नंबर डी हाई कोर्ट। कहाँ होती है अपील? अगर कोई ऑर्डर कलेक्टर के द्वारा पास किया जाता है तो यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष अपील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। अंडर विच सेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट असिस्टेंट जॉइंट डिप्यूटी कलेक्टर्स? छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार सहायक संयुक्त उप समाहर्ताओं की नियुक्ति कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 17, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 18, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 19 और ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 20। कौन से सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट नियुक्ति करती है असिस्टेंट कलेक्टर की, ज्वाइंट कलेक्टर की या फिर डिप्यूटी कलेक्टर की? यस, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 18, ठीक है, सेक्शन 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। The principal seat of the board under the Chhattisgarh Land Revenue Code shall be appointed by the छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अधीन मंडल के प्रमुख पद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा प्रिंसिपल सीट? ऑप्शन नंबर ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी आइदर ए और बी। यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार नियुक्ति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट आ गया है और लास्ट के दो क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड रिक्वायर अ लाइसेंस अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट? निम्नलिखित में से किन गतिविधियों के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होगी? वो कौन से एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए लाइसेंस चाहिए होगा? ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चर और कलेक्शन ऑफ नारकोटिक्स, ऑप्शन नंबर बी कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट, ऑप्शन नंबर सी बॉटल ऑफ वाइन फॉर सेल एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। इजी क्वेश्चन है। यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 8 ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत राज्य सरकार के पास क्या शक्ति होगी?
ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रोहिबिट द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। ऑप्शन नंबर बी, प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। ऑप्शन नंबर सी, मेक सुटेबल प्रोविजन फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ महुआ। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। गवर्नमेंट के पास कौन सी शक्ति है स्टेट गवर्नमेंट के पास? यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारी शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं अंडर सेक्शन 8। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। एक्साइज कमिश्नर अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट इज अपॉइंटेड बाय द, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हुई है, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंतर्गत एक्साइज कमिश्नर की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टर। ऑप्शन नंबर बी, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी, स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। कौन करेगा नियुक्ति एक्साइज कमिश्नर की? तो यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य सरकार एक्साइज कमिश्नर की नियुक्ति करेगी। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।